आज के शो में। महंगाई उरूज पर चीनी के लिए लंबी कतारें। 7.8 अरब रुपए का रमजान रिलीफ पैकेज मजाक बनकर रह गया। यूटिलिटी स्टोर से आटा और चीनी गायब। यूटिलिटी स्टोर्स ने चीनी देने की अनोखी शर्त रख दी। 1500 रुपए की खरीदारी पर 2 किलो चीनी मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। यूटिलिटी स्टोर्स पर हर साल हम देखते हैं हुकूमत रमजान की आमद पर एक रिलीफ पैकेज अनाउंस करती है। इस दफा भी तकरीबन 7.8 अरब, एक बड़ी अमाउंट होती है सिग्निफिकेंट, ये पैकेज अनाउंस किया गया और तकरीबन ये कहा गया कि 10 से 15% की रियायत होगी 19 एसेंशियल आइटम्स के ऊपर। ऐसे आइटम्स जो इस वक्त, जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं तो हमने कंपेरिजन किया कि मार्च 2020 से अगर एक 50 केजी का बैग था चीनी का 3760 रुपए का, तो वो आज आम बाजार 800 रुपए पर बैग मिलता है। इसी तरह अगर गंदम के बैग की बात की जाए तो गंदम का एक जो बैग था वो 800 रुपए का 20 केजी का अगर मिलता था तो वो बढ़कर अब 1300 रुपए पर केजी हो गया। तो हुकूमत ने इस पर यह फैसला किया कि हम जो है यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर रिलीफ जो है फराम करें, रिलीफ पैकेज फराम करें। एक तकरीबन 7.8 अरब रुपए का एक रिलीफ पैकेज अनाउंस हुआ जो यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए अवामुन नास को सस्ती अशिया फराम की जाएगी रमजान मुबारक के महीने के अंदर। लेकिन हासिल क्या हुआ आखिरकार? हर दफा हम देखते हैं हुकूमत ऐसा पैकेज अनाउंस करती है, ना उसको कंट्रोल या सर्वेलेंस रखा जाता है कि आखिरकार जो पैकेज अनाउंस हुआ है उससे अवामुन नास तक सस्ती अशिया मिल भी रही है, नहीं मिल रही है, वहां यूटिलिटी स्टोर्स पर वो अशिया दस्तयाब भी है या नहीं है, आपने सप्लाई चेन सही मेंटेन रखी है या नहीं रखी है। बड़े अहम सवाल उठने लगते हैं। और इस दफा भी अगर आप देखें तो आपने कीमतें कम तो कर दी, लेकिन वो कम कीमतों में अशिया वहां मिल रही है या नहीं मिल रही है, इसका कोई मैकेनिज्म है या नहीं है, ये हमें नहीं पता चल सका। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, मैं इस पे आऊंगा, लेकिन पहले आपको बताऊं कि हुकूमत ने जो कीमतों में कमी की वो 19 अशिया थी। मैंने वो पूरी लिस्ट निकाली हमने कि जो हुकूमत ने रेट तय किए इस 7.8 अरब की सब्सिडी में, तो 19 अशिया हैं। इनमें आटा इन्होंने कहा जी कि हम 800 रुपए किलो बेचेंगे। अब जो मैं बता रहा था आपको 1300 रुपए किलो मिलता है, 800 रुपए किलो 20 किलो का आटा हम बेचेंगे। इसी तरह चीनी फी किलो 68 रुपए पर केजी, जो मार्केट से बहुत कम में इन्होंने रेट तय कर दिया। कुकिंग ऑयल पे 20 रुपए फी लीटर रियायत दी जाएगी। दाल चना पे 15 रुपए किलो रियायत दी जाएगी। दाल मूंग पे 10 रुपए फी किलो रियायत दी जाएगी यूटिलिटी स्टोर पे, ये ऐलान शुदा रेट्स हैं। दाल माश पर 10 रुपए फी किलो रियायत दी जाएगी। दाल मसूर पर 30 रुपए फी किलो रियायत दी जाएगी। सफेद चना पे 25 रुपए फी किलो रियायत दी जाएगी। इसी तरह बेसन जो है चक्की का 20 रुपए फी किलो, इस पर रियायत दी जाएगी। हुकूमत ने कहा कि हमारी सब्सिडी जो 7.8 अरब की होगी, इसमें खजूर क्योंकि इफ्तार में इस्तेमाल होता है रमजान मुबारक में, 20 रुपए फी किलो इस पर रियायत दी जाएगी आम मार्केट रेट से, ओपन मार्केट रेट से। बासमती चावल से 10 रुपए फी किलो रियायत दी जाएगी। सेला चावल 10 रुपए फी किलो, इसी तरह और एक चावल 12 रुपए फी किलो रियायत दी जाएगी। लाल शरबत 1500 रुपए ml की जो बोतल है 25 रुपए की बोतल फी बोतल पे जो है रियायत दी जाएगी। इसी तरह 800 ml की बोतल के ऊपर 20 रुपए फी बोतल रियायत दी जाएगी। चाय 50 रुपए फी किलो जो पत्ती है इस पर रियायत दी जाएगी। दूध 20 रुपए फी लीटर रियायत दी जाएगी। मसाला जात 10% तक खुसूसी रियायत दी जाएगी। तो इसी तरह 19 अशिया की एक फहरिस्त सामने आ गई हुकूमत की तरफ से कि इन अशिया की कीमतों में हम कमी करेंगे और ये अशिया यूटिलिटी स्टोर पे दस्तयाब हो गए और इसके लिए हुकूमत 7.8 अरब की सब्सिडी रखेगी। अब ये तो तब्दीली सरकार है, शायद कुछ तब्दीली इसमें होती है, हर हुकूमत का ये मैकेनिज्म रहा है और हर दफा ये मसला हम देखते हैं कि होता है। इस दफा भी कोई पॉलिसी चेंज हमें नजर नहीं आया। यहां तक कि चीनी के लिए बाकायदा कहा गया कि रमजान पैकेज में जो चीनी है 7.8 अरब का जो रमजान रिलीफ पैकेज है, इसमें फी किलो सब्सिडी 40 रुपए मुकर्रर की गई, जो फी किलो सब्सिडी चीनी पर, जबकि इसकी लागत बती कम से कम 44 रुपए किलो आ रही है। यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन रमजान में 50,000 टन चीनी की सप्लाई की कोशिश कर रही थी। वजारत सनत और पैदावार की स्टेटमेंट आई, यूटिलिटी स्टोर्स ने 40,000 टन की बोलियां तलब की थी और यूटिलिटी स्टोर्स को सबसे कम रेट 94 रुपए 10 पैसे फी किलो मिला, जिस पर चीनी की मुल्क भर में तरसीली इखराजात जो आते हैं तरसीली, वो 8 रुपए फी किलो है और चीनी कम से कम 102 रुपए 10 पैसे फी किलो में पड़ रही है। 50,000 टन चीनी के लिए 2 अरब रुपए की सब्सिडी मुकर्रर की, यानी 7.8 अरब में से 2 अरब तो सिर्फ चीनी के लिए मुकर्रर की गई सब्सिडी। तो यानी आप देखें कि इस वक्त कितनी ज्यादा हुकूमत की तरफ से ऐलान शुदा रेट्स क्या इस वक्त नर्क थे, लेकिन असल में क्या हो रहा है वो बड़ा इस वक्त अलमनाक सूरत हाल, आप कहें कि अंधोनाक है। लोग जाते हैं यूटिलिटी स्टोर,
तो वहां पर कुछ अशिया जो है दस्तयाब बिल्कुल भी नहीं है, जैसे आटा दस्तयाब नहीं है। हमने कुछ सर्वेस किया, मैं इस्लामाबाद का सर्वे मैं आपको बताऊं तो इस्लामाबाद के अंदर मेन इस्लामाबाद में कुछ ऐसे एरियाज जहां हुकूमत सरकार खुद है, कैपिटल सिटी, वहां ये आटा, गंदम, इसके अलावा चीनी कोई दस्तयाब नहीं है। लोग लाइन लगा के खड़े हैं। मैंने पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में हमने सर्वे करा है, मुल्तान की तरफ लेके चलते हैं आपको। वहां पर शहरी क्या शिकायत कर रहे हैं जरा सुनते हैं पहले कि यूटिलिटी स्टोर जब वो जाते हैं तो ये पैकेज जो वज़ीर ऐलान किया है, ये पैकेज किधर है, उनको समझ में नहीं आता, वो क्या कहते हैं। लेट्स हियर दिस। मुल्तान की कहानी सुनते हैं पहले। 2-3 चक्कर लगाते हैं, फिर सामान जाके मिलता है। हमें वज़ीर आला पंजाब से अपील करते हैं, आगे रमज़ान मुबारक आ रहा है तो कम से कम कुछ नहीं, आम बंदे गरीबों के लिए यूटिलिटी स्टोर है, उन पे तो चीज़ होनी चाहिए, मुकम्मल होनी चाहिए। एक स्टोर से दूसरे स्टोर में, दूसरे स्टोर से तीसरे स्टोर में जाते रहे, धक्के खा जाते हैं, फिर भी कोई चीज़ नहीं। जैसे आटा हो गया, घी हो गया, चीनी हो गया, ये मुयस्सर नहीं है। इसी तरह से हमने जब कराची में पता किया तो कराची के यूटिलिटी स्टोर्स पर भी तकरीबन यही सूरत हाल। इस पता है कराची में क्या सूरत हाल है, ये भी आप जानते हैं। ख़ास तौर पे रमज़ान में ये बाबरकत महीना है, इसमें लोगों को तो ज़्यादा लोगों को फैसिलिटेट करना चाहिए, मगर बदकिस्मती से हमारे यहाँ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस रमज़ान को महंगाई के लिए इस्तेमाल करते हैं, चीज़ों को स्टोर करते हैं, लोगों तक नहीं पहुँचने देते, फिर उसको ज़्यादा कीमत में बेचते हैं। तो इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि यूटिलिटी स्टोर रात दिन लोगों की खिदमत करेगी और कम से कम पैसों में लोगों को ये सहूलतें पहुँचाएगी। ठीक है, और आपको ये बताते चलें क्योंकि चीनी माफिया के बारे में वज़ीर साहब जो कल भी एक स्टेटमेंट उनकी इंपॉर्टेंट आई थी कि चीनी जिस तरह से रेट्स इन्फ्लेट किए जाते हैं, उसको आपको दोबारा दोहरा देते हैं कि उन्होंने कहा 130-40 अरब रुपए शुगर मिल्स ने कमाए। वो क्या कहा था वज़ीर साहब ने, लेट्स हियर दिस आल्सो। FIA में बड़ी खौफनाक चीज़ें निकली कि सारे मिल के ये कैसे एक उन्होंने मोनोपोली कार्टेल बनाया हुआ है, कैसे ऊपर बढ़ा देते हैं, लोगों का खून चूसते हैं और पैसे बनाते हैं, टैक्स ये नहीं देते, अंडर डिक्लेयर ये करते हैं चीनी। तो वो एक FIA की पूरी रिपोर्ट आ गई। अब अगर किसी को भी तहफ़्फ़ुज़ात है हम उनको देख सकते हैं, लेकिन ये याद रख लें कि ये नहीं हो सकता कि इस मुल्क के अंदर कानून की बालादस्ती ना कायम हो। कानून की बालादस्ती का मतलब ये है कि ताकतवर और कमज़ोर के लिए कानून। ये मैं आपको बता रहा हूं कि 26 रुपए जब चीनी बढ़ी तो सिर्फ ये 60-70 जितनी भी शुगर मिल्स हैं, इनके पास 130 से 140 अरब रुपया चला गया। लेकिन अब चीनी कम कीमत के ऊपर यूटिलिटी स्टोर पर वादा तो किया देने का, लेकिन यूटिलिटी स्टोर पर दस्तयाब ही नहीं है। अवाम अब धक्के खा रहे हैं, लाइनें लगी हुई हैं। हमने लाहौर में तो कुछ जगहों पे ये भी जाना कि वहां पर ये भी कहा जा रहा है कि आप कम से कम 1500 रुपए की खरीदारी करें तो आपको 2 किलो चीनी मिलेगी। इस वक्त तो गरीब आदमी जो जाए, जो 1500 रुपए खर्च करे तो उसके बाद 2 किलो चीनी उसको मिलेगी, वरना अगर 1500 रुपए के दीगर अशिया खरीदता है तो 2 किलो चीनी मिलती है, वरना 2 किलो चीनी नहीं मिलेगी। मेरे साथ हारून शरीफ साहब भी मौजूद हैं। आप वज़ीर साहब आपकी टीम के साबिक हिस्सा भी रहे, सरमायाकारी बोर्ड के चेयरमैन भी रहे। हारून शरीफ साहब, ये हर दफ़ा ऐलान होता है और कोई आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन नहीं होता। इस दफ़ा 8 अरब की तकरीबन सब्सिडी रख दी, लोग धक्के खा रहे हैं। बिल्कुल पंजाब में तो कहा जा रहा है बड़ी अजीब सूरत हाल है, लाइनें लगा के लोग जा रहे हैं, ना गंदम मिल रही है ना चीनी मिल रही है। हारून शरीफ साहब। जी सेवन साहब, बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने का। बहुत संजीदा इशू है। जैसे आपने कहा कि ये इस हुकूमत में नहीं, ये सब्सिडी रमज़ान की हर हुकूमत में दी जाती है। जब मेरा पहला साल था हुकूमत में तो इसी की मीटिंग में जब ये सब्सिडी की बात हुई तो मैंने उस वक्त एक सवाल रेज किया कि आप मुझे ये बताइए कि आया ये जो हम सब्सिडी देते हैं ये किसी एविडेंस पे बेस्ड है या पुराने साल की सब्सिडीज की कोई इवेल्युएशन की गई है कि ये इफेक्टिव भी हैं कि नहीं है। सो हमारा पहला मेरा कहने का मतलब ये था कि ये सब्सिडीज जो है ये एक ट्रेडिशन है जिस पे हम दिए जाते हैं, कोई टारगेटेड नहीं है, इसके ऊपर कोई रिसर्च नहीं की जाती है, ना ही इवेल्युएट किया जाता है कि इसका इम्पैक्ट क्या है, क्योंकि हम हर साल देते हैं उसमें इन्फ्लेशन ऐड करके हमारा ख्याल है कि हम इससे प्राइसेस को नीचे ले आएंगे, जो कि नहीं आती है। दूसरा आपका जो ज्यादा अहम सवाल है, मैं इस पर्टिकुलर सिचुएशन पे एक्सप्लेन करना चाहूंगा। ये एक बड़ा क्लासिक केस है कि एक मार्केट फेल्योर है जो कि फूड सेक्टर की मार्केट है, एसेंशियल कमोडिटीज की है। ये फेल्योर का ये मतलब होता है जब मार्केट जो है सही कीमत पर चीजों की मयारी तरसील को इंश्योर नहीं कर पाती। लोगों को एक तो चीजें मिल नहीं रही हैं, दूसरा उसकी सही कीमत नहीं मिल रही है बिकॉज मार्केट के अंदर ना कंपटीशन है, ना रेगुलेशन है, ना पॉलिसीज है। ये जो यूटिलिटी स्टोर की इंटरवेंशन है बहुत दुनिया में हुकूमतें करती थी, लेकिन प्रोग्रेसिव कंट्री ने
ऐसी इंटरवेंशन जहां हुकूमत खुद आके काम करना शुरू कर दे, जो कि मार्केट का है वो छोड़ दी हुई है। वो उसकी बजाय, क्योंकि हुकूमत के आपने देख ही लिया कि स्टेट और एंटरप्राइजेस का क्या हाल है, वो हमारी मार्केट से किसी भी तरह ना कम्पीट कर सकती हैं, ना नेटवर्क है। तो ये मेरा कहना ये लीकी बकेट में आप मजीद पानी डाल रहे हैं जो कि लोगों तक कभी पहुंच नहीं पाता। जो बाकी ममालिक जहां पर ये इशू है वो बकायदा कैश वाउचर्स लोगों को दे देते हैं कि आपको हम 1500 रुपया कैश ले रहे हैं, आप अपनी पसंद की चीज मार्केट से जाके ले लें, अगर महंगी है तो इस तरह वो सब्सिडाइज हो जाएगी। मैं ये आपको एक ओवरऑल पिक्चर दे रहा हूं कि ये तरीका मुख्तलिफ ममालिक में लोग कैसे करते हैं। अब ये पाकिस्तान की पर्टिकुलर जो आप सूरत हाल देखिए कि ये एक जिसको हम वैल्यू चेन कहते हैं, किसान से शुरू होती है, मिल में जाती है, फिर रिटेलर्स के पास जाती है, बीच में होलसेलर आ जाता है। इसके अंदर फेडरल गवर्नमेंट का रोल लिमिटेड है। जब तक मैं ये 12 प्रोग्राम्स में भी लिख भी चुका हूं, कह भी चुका हूं, जब तक पाकि हुकूमत सूबों के साथ, मार्केट एसोसिएशंस के साथ मिल के डायलॉग नहीं करती और इसकी चीजों का जहां जहां कौन सा हिस्सा वैल्यू चेन का पैसे बना रहा है उसको आइडेंटिफाई करके उस तक नहीं पहुंचती, ये आप कभी भी इंक्वायरी कमेटी के साथ या डंडे के जोर के साथ या बयानात दे के या यूटिलिटी स्टोर से कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो ये मैं बिल्कुल स्ट्रेट बात जो मेरी समझ एज स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी है वो हम नहीं कर पाते। तो ये आपने 8 अरब रुपए हम कहें कि हुकूमत ने जाया ही किए हैं, ना से आवाम को फायदा पहुंचना है, अखबार में 1-2 हेडलाइन लगनी है और कुछ भी नहीं है। दिस इज द वेस्ट ऑफ 8 बिलियन रुपीस रिसोर्सेज। जी, दिस इज बेसिकली ए पॉपुलिस्ट इंटरवेंशन कि हुकूमत लुक्स गुड कि वो अवाम के लिए कुछ कर रही है। नीयत भी शायद हुकूमत की ठीक होती है, लेकिन जो हुकूमत की डिलीवरी की मशीन है, जो कि वजारत सनत है, वजारत तजारत है और सूबे और यूटिलिटी स्टोर की कोऑर्डिनेशन है, वहां पर तो हमारी कैपेबिलिटी इस कदर कम है कि हम बिल्कुल भी डिलीवर नहीं कर पाते। और इन एनी केस जो यूटिलिटी स्टोर्स का नेटवर्क है, जो मुझे याद पड़ता है जब मैंने चेयरमैन से बात की थी, वो नेटवर्क जो है वो तो पाकिस्तान की जो नीडी आबादी है उसके 1% को भी केटर नहीं कर पाता। नाउ ये इसलिए मैं बता रहा हूं कि अगर ये बिल्कुल एफिशिएंट भी हो जाए तब भी ये बहुत छोटे पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन को सर्व कर पाएगा। जरूरत इस अमर की है, देखिए, और ये चीज ओवरनाइट तो होती नहीं। हुकूमत को आहिस्ता आहिस्ता मार्केट से निकलना पड़ेगा, अपनी रेगुलेटरी कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, मार्केट की इंस्टीट्यूशंस बनाने पड़ेंगे जो सेल्फ रेगुलेट करें, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन के इदारे खड़े करने पड़ेंगे जो कि कंज्यूमर डिमांड करे कि ये मार्केट क्यों नहीं फंक्शन कर रही। जब आप ये करते हैं तो फिर मार्केट के अंदर स्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाती है। लेकिन ये एक 2 साल का प्रोसेस है। अनफॉर्चुनेटली अभी तो एक रिएक्टिव मोड में हुकूमत है। और ये जो मैंने जैसे अर्ज किया, क्योंकि मैंने खुद हिस्सा था जब उन्होंने कहा कि जी इतने अरब की खजूरें खरीद लेते हैं, तो मैंने जब उनसे पूछा कि कोई डेटा मिनिस्ट्री ऑफ फूड के पास है जो बताए कि ये खजूरें आप प्रोक्योर कर पाएंगे, तरसील कर पाएंगे, या पिछले साल जो आपने पैकेज दिया था उसका इम्पैक्ट क्या है, हमारे पास इस वक्त ब्यूरोक्रेसी के अंदर ऐसा कोई डेटा बेसलाइन सर्वेज मौजूद नहीं है इसकी इफेक्टिवनेस के। तो हुकूमत की जो इंटरवेंशन जब मार्केट में होती है, या तो हुकूमत मार्केट से ज्यादा एफिशिएंट हो, जब हुकूमत नहीं है तो दैट इज बाउंड टू एक्चुअली फेल, जैसे आपने जिक्र किया है। तो ये एक सिस्टेमिक इशू है। और दूसरा ये इशू ये है कि आप इनको वजह से मैंने पहले कहा कि या फोर्स से कंट्रोल नहीं कर सकते। आप जो कह रहे हैं कि इसका एक हल है जो लॉन्ग टर्म में और गवर्नमेंट को करना चाहिए, लेकिन मैं इस सवाल पे आने से कबल, जैसे मिसाल के तौर पे तेल है, कुकिंग ऑयल है। अब एक शख्स का बाकायदा ये जब सर्वे हुआ तो हमने पूछा तो बताया जी कि मार्केट से वो बी ग्रेड घी और कुकिंग ऑयल खरीदने पे इस वक्त मजबूर है, जो ₹230 का 900 ग्राम का पैक मिल रहा है, जबकि यूटिलिटी स्टोर ने अनाउंस किया था 170 रुपए का पर केजी। लेकिन क्योंकि यूटिलिटी स्टोर में नहीं है तो उसको 230 में खुला तेल मार्केट से जो मुजरे सेहत भी है उसके नहीं है, वो खरीदने पे मजबूर हो गया है आम आदमी। अब सवाल ये इस पर हारून साहब कि अब यहाँ से ये हुकूमत अगर जो अनाउंस करती है हर साल और फिर जब ये मुहैया नहीं कर सकती, उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी भी नहीं, और जो आप कह रहे हैं ना कि टाइम लगता है, अब तो तीसरा साल आ गया ना हुकूमत का, और ये तीसरा रमजान होगा माशाल्लाह शायद, तो ये कब सीखेंगे जाके ये चीज़ कि ये गलत हो रहा है या ज़ाया हो रहा है पैसा इसमें? ये अनफॉर्चुनेटली जी पिछली हुकूमतों में नहीं सीखा है,
इस हुकूमत के ऊपर तो क्योंकि मैं 3 एरियाज जो मैं आइडेंटिफाई करता था और इस वजह से लोग मुझे रिएक्ट भी करते थे। एक तो मैं बार बार जो हमारी मिनिस्ट्रीज हैं, ब्यूरोक्रेसीज हैं, उनसे कहता था कि आप जो फैसला करते हैं उसको एविडेंस की बेस पे कीजिए ताकि आपका फैसले के असरात जो हैं वो इफेक्टिव हो सके। जब हमारे पास डेटा और एविडेंस ही नहीं है तो ये तो फिर एक आपने फैसला इंट्यूटिवली कर लिया था कि हर साल करते थे। एक ब्रेक है, हमें ब्रेक लेनी है, इसके बाद हम आते हैं इस बात को यहीं से हारून शरीफ साहब जो बात कर रहे हैं बड़ी अहम बात है इस वक्त जो नाज़रीन हो रही है कि अनाउंस तो कर देती है, सब्सिडी भी देते हैं, 8 अरब रुपए भी दे दिए जाते हैं, अवाम तक उसका फायदा नहीं पहुंच रहा और इसको हल करने के लिए हुकूमत ने कुछ सीखा नहीं है सबक, कोई करेक्टिव मेजर्स। नून लीग, पीपल्स पार्टी, अब पीटीआई भी उसी इस वक्त रस्ते पर चल रही है। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब और आज बेनकाब में आपके सामने अहम तरीन हकायक। ये हर साल 7-8 अरब रुपए की सब्सिडी अनाउंस होती है तकरीबन हुकूमत की तरफ से। फिर अशिया जो खुर्दनोश 19 अशिया कीमतों में 10 से 15% कमी अनाउंस हुई है। जो आवाम को मुश्किलात दरपेश हैं वो क्या हैं? जो कराची की इस वक्त हमने लोगों से पूछा था, ज़रा वो से नाज़रीन पहले आपको कि कराची के लोग क्या सोच रहे हैं, उनको क्या मुश्किलात दरपेश है जब वो आटा, चीनी और तेल बिलखुसूस इन 3 अशिया के हसूल के लिए यूटिलिटी स्टोर जा रहे हैं, तो क्या होता है उनके साथ? सुबह से आए हैं 7:45 बजे के, अभी तक कह रहे चीनी भी नहीं गया, घी भी नहीं है, आटा भी नहीं गया। आटा तो अभी आ गया, 150 उतरा और इंसानियत गिन ले किसको मिलेगा। शाम तक बैठ के वापस चले जाएंगे जी, आटा ख़त्म हो गया। यहाँ क्या मुसीबत बनी हुई है। लोग सुबह से आए हुए हैं, 8 बजे से लाइने में आके खड़े हुए हैं सुबह से कि चलो हम ये जो अशिया सस्ती की हुई है हुकूमत ने, हम चलो प्रमुख तरीके से ले लेंगे, लेकिन वो ही देने को तैयार ही। यहाँ पर तो जो चीज़ सस्ती की है, आटा, चीनी और मतलब जो मशरूबात वगैरह हैं, ये जो चीज़ें सस्ती की हैं वही चीज़ यहाँ पर अवेलेबल नहीं। ट्रक आता है आटे का, वो 50-100 बोरी उतार कर कहीं और ले जाते हैं। तो अब ये मुश्किलात हैं जो आवाम को दरपेश हैं। हमारे साथ डॉक्टर आबिद सुलेरी साहब भी प्रोग्राम में मौजूद हैं, मारूफ मईशत इस वक्त माहिर मईशत हैं और साथ साथ इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के रुकन भी हैं। डॉक्टर साहब आपको खुशामदीद प्रोग्राम में। हमारे साथ हारून शरीफ साहब भी साथ हैं, साबिक चेयरमैन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट। आबिद सुलेरी साहब, ये प्रैक्टिस क्या है? ये हर साल और इस दफ़ा 8 अरब रुपये रख दिए, मुयसर नहीं हो रहा आवाम को, रेट्स तो रख दिए लेकिन वहाँ पर रश लगा है आवाम पर, आवाम जा रही है, आपने सुना मुश्किलात जो आवाम का, तो इससे हासिल क्या होता है? इसके बजाय कोई और मेजर्स क्यों नहीं होते जो ज़्यादा इफेक्टिव हो? आबिद सुलेरी साहब देखिए, आइडियली तो टारगेटेड सब्सिडी की तरफ जाना चाहिए। यानी कि आपको पता हो कि कौन से लोग ऐसे हैं जो कि मुस्तहिकीन है इस सब्सिडी के, उनको बजाय इसके लाइनों पे लगे डायरेक्ट कैश ट्रांसफर उनको मिल रही हो, कोई और तरीका कार हो। और हुकूमत जो है वो इसकी तरफ काम कर भी रही है। ये जो नेशनल सोशल इकोनॉमिक रजिस्ट्री है बेनजीर, एक इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत जो डाटाबेस इसका अपडेट किया जा रहा है, तो एक तो ये डाटाबेस बनेगा जो कि जाहिर है कि इस साल तो रमजान पे अभी मुकम्मल नहीं था, लेकिन IMF की कंडीशन है कि 30 जून 2021 तक इसको कंप्लीट होना है। तो एक तो ये आ जाएगा डाटाबेस। दूसरी जो चीज़ हारून साहब अभी ब्रेक पे जाने से पहले फरमा रहे थे, तो मैं उसको बिल्कुल एंडोर्स करता हूँ कि जब तक हमारे पास बेसिक डाटा नहीं होगा, एक तो डाटा हो गया ना कि मिलनी किसको चाहिए, दूसरा डाटा ये है कि आपके पास किस जगह पे कौन सी चीज़ मौजूद है, आटा कितना मौजूद है किसी डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे घी कितना मौजूद है, चीनी कितनी मौजूद है, कौन से सरप्लस डिस्ट्रिक्ट हैं, कौन से डेफिसिट डिस्ट्रिक्ट है, ताकि वो जो एक इंट्रा प्रोविंशियल या इंटर प्रोविंशियल मूवमेंट है अजनास की वो फौरी तौर पे की जा सके। उस पर भी काम हो रहा है। मैं आपको बता सकता हूँ कि आज ही हमारी मीटिंग थी प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ, और एक फूड सिक्योरिटी डैशबोर्ड जो है उसको प्राइम मिनिस्टर ने अप्रूव किया है और वो अब सूबों को दिया गया है कि उस पर रियल टाइम बेसिस पे 28 कमोडिटीज जो है डेली बेसिस पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो एंटर करें कि उसका स्टॉक कितना है, उसकी डिमांड वहाँ पे कितनी है और उसकी प्राइस फ्लक्चुएशन क्या है। अगेन मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि शुरू में शायद वहाँ पे डाटा फजिंग भी होगी, डाटा मनूवरिंग भी होगी, कैपेसिटी के इश्यूज भी होंगे, लेकिन जब ये चीज़ें एक सिस्टमेटिक तरीके से शुरू हो जाएगी तो फिर किसी DC के लिए या उसको DFC के लिए ये कहना मुमकिन नहीं होगा कि एक महीना वो जो है सब अच्छा की रिपोर्ट दे रहा है और अचानक उस जिले में किसी चीज की शॉर्टेज हो जाए तो वही डाटा उसके सामने रख दिया जाएगा। तो ये डाटा ट्रायंगुलेशन जो है ये मैकेनिज्म इस वक्त इस्तेमाल हो सकता है, इसको किया जा सकता है। बड़ी अच्छी सिर्फ ये है कि जो सिस्टम में तो फिर हम ये तो आप बिल्कुल कह रहे हैं कि करेक्टिव मेजर्स होंगे, इससे प्राइसेस कंट्रोल होंगी, फूड इन्फ्लेशन शायद कंट्रोल हो। यूटिलिटी स्टोर्स का फिर क्या इस निज़ाम से हम क्या अगले रमजान तक छुटकारा पा लेंगे कि ये सब्सिडियां जो देनी पड़ती हैं हर साल जरूरत ही नहीं होगी फिर इसकी? इसका मतलब देखिए यूटिलिटी स्टोर से छुटकारा पाना जो है ये एक पॉलिटिकल बैकलैश होगा इसका। अच्छा। यानी ये
जितना भी बुरा सिस्टम है, लेकिन इस वक्त अगर हुकूमत ये कि अच्छा यूटिलिटी स्टोर बंद कर रहे हैं और सारे जो है सिर्फ टारगेटेड सब्सिडी लोगों के घर में सिर्फ पैसे चले जाएंगे, तो ये देखिए कि इस पे एक और भी वेस्टेड इंटरेस्ट मौजूद है, और वो वेस्टेड इंटरेस्ट ये है कि आप जीटी रोड से थोड़ा सा बाहर निकल जाएं, आपको जेलम से आगे निकल जाए तो यूटिलिटी स्टोर की सारी चीजें जो ऊपर मार्केट में बिकती हुई नजर आ रही होंगी। तो जो बड़े शहर हैं यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल थोड़ा सा ओवरसाइट बेहतर है, वहाँ पे तो यूटिलिटी स्टोर या यहाँ पे मीडिया पहुंच सकता है। तो जैसे आपने ये खबर चला दी कि अच्छा जी सुबह से वेट कर रहे हैं, आटा आ गया है, चीनी नहीं आई, तो शायद कल यहाँ पे चीनी आ रही हो, लेकिन वो सारे पेरिफेरीज वाले स्टोर्स जहाँ पे ना मीडिया पहुंचता है ना एडमिनिस्ट्रेशन पहुंचती है, तो वहाँ पे पिलफरेज होती है। और जब आप इस सिस्टम को बंद करना चाहेंगे तो वही लोग जो कि उस पिलफरेज में इन्वॉल्व है, सबसे पहले तो वो आके शोर में जाएंगे कि अच्छा जी इतना अच्छा निजाम था और इसको बंद कर दिया, और ये देखे जी हुकूमत ने कितना बुरा स्टेप ले लिया वगैरह वगैरह। तो ये शायद कुछ ऐसा पैरेलल इन चीजों को चलाना पड़ेगा, लेकिन अल्टीमेटली यहाँ पे अगले 1-2 सालों में और इन द मीडियम लॉन्ग रन टारगेटेड सब्सिडी की तरफ हमें जाना है। अक्रॉस द बोर्ड सब्सिडीज अब अफोर्ड हो ही नहीं सकती, वो खाने पीने की चीजों पे हो, वो बिजली पे हो, वो पेट्रोल पे हो। पेट्रोल पे आप सब्सिडी देते हैं, वज़ीर आज़म ने पिछला पूरा महीना पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ाई, तो उसका फायदा देखिए कि एक जो है शख्स उसके पास मोटर बाइक या चिंची है, दूसरे के पास 3000-4000 सीसी की लैंड क्रूजर है, तो फायदा उसका किसको पहुंच रहा होगा सब्सिडी का? वो चिंची वाले का पूरे महीने का पेट्रोल जो है वो लैंड क्रूजर एक दिन में कंज्यूम कर जाती है। तो आपको टारगेटेड सब्सिडीज इन मैकेनिज्म की तरफ हमें जाना है। उसके लिए डाटा ट्रायंगुलेशन चाहिए, डाटा चाहिए, कुछ डाटा नादरा के पास मौजूद है, कुछ एहसास प्रोग्राम के तहत आ जाएगा, कुछ बाकी जो मुख्तलिफ इनोवेटिव मेजर्स लिए जा रहे हैं उनके तहत आएगा। ओवरराइड ये नहीं होगा, ये नहीं इस साल में ये नहीं होगा, लेकिन अगर इन चीज़ों को कंसिस्टेंटली करते रहे तो हो सकता है अगला साल इस साल से बहुत बेहतर हो। चाहिए तो हम आपकी बात से तो मुतमईन होंगे हारून शरीफ साहब कि हम जो आप शरीफ साहब कह रहे हैं कि थिंग्स आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन, इसका मतलब हारून शरीफ साहब जी मेरा क्या आबिद कह रहे हैं, ये बेसिकली जैसे मैं आपको पहले अर्ज कर रहा था, एक तो ग्रेजुअली हुकूमत को अपना रोल मार्केट इंटरवेंशन जिसको अपॉर्चुनिटी स्टोर कह रहे हैं इसको घटाना पड़ेगा। लेकिन जो अभी फॉरेन जो टारगेटेड सब्सिडी की बात हो रही है उसका मैकेनिज्म ये है कि एक तो हुकूमत जो है ऑलरेडी जहां डेटा मौजूद है वो लोगों को, जैसे इनके पास हेल्थ कार्ड्स हैं या एहसास प्रोग्राम की टारगेटिंग है, आप उनको वाउचर देना शुरू करें ताकि वो कहीं से भी अपना राशन खरीद सके। यूटिलिटी स्टोर का नेटवर्क बड़ा लिमिटेड है। दूसरा ये है कि हमें नेगोशिएशन की पावर होनी चाहिए कि हम बाकी रिटेलर्स को भी इस नेट में लाएं। अगर आप यूटिलिटी स्टोर को सब्सिडाइज कर रहे हैं तो बाकियों को भी अगर आप ये कैश ट्रांसफर करनी शुरू कर दें तो वहां भी कुछ ना कुछ कीमतें, लेकिन ये तभी काम होगा जब हमारा एक तो डेटा सही हो, राब्ता रहे। तो अभी के लिए तो ये मजेज है, लेकिन मैं 2-3 चीजें जो अभी गुफ्तगू में आ रही हैं वो बड़ी क्लियर है, जो कि हुकूमत को इसके ऊपर सोचना भी चाहिए और अमल करना। नंबर 1, हुकूमत का काम कीमतें मुतय्यन करना नहीं है, हुकूमत का काम मार्केट की एफिशिएंसी को कंट्रोल करना है और उसको चलाना है। तो हुकूमत को इस बिजनेस से निकलना पड़ेगा कि 80 रुपए की चीनी हो गई, इतने का पेट्रोल हो गया, इतने का चावल हो गया, वो कभी भी उसको नहीं कर पाते। दूसरा, आप मार्केट को क्राउड आउट नहीं कर सकते कि हम अच्छा मार्केट नहीं डिलीवर कर रहे तो हम खुद कर देते हैं, बिकॉज हुकूमत की एफिशिएंसी मार्केट के मुकाबले में बिल्कुल भी कम्पीट नहीं कर सकती है और हमारा वेस्टेज बहुत ज्यादा है। तीसरा जो ज्यादा इंपॉर्टेंट काम इस वक्त ये है कि हमने, जैसे जब मैं चेयरमैन था बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, मुझे बहुत से मुल्कों के बड़े बड़े जो ग्रुप्स थे एग्रीकल्चर सेक्टर के, उनकी रिक्वेस्ट आई थी कि देखिए अगर आप हमें अपने छोटे शहरों के अंदर नेटवर्क खोलने दें, एक फ्रेंच कंपनी थी, एक यूएई की थी, तो हम एक इतने वो बड़े होते हैं कि वो प्रोडक्शन से लेके डिस्ट्रीब्यूशन तक सब कुछ कंट्रोल करते हैं। अभी मल्टीपल प्लेयर्स पर डिपेंडेंस बहुत ज्यादा है। उद्देश्य है कि हम आपको गारंटी करते हैं कि 20% कम कीमत पर क्वालिटी की चीज हम आपके छोटे शहरों में पहुंचाएंगे। बदकिस्मती इस चीज की है कि हमारा प्रोक्योरमेंट का सिस्टम ऐसा है कि ना हम उनको जमीन ऑफर कर सके, ना हम उनको इंसेंटिव्स दे सके कि वो यहाँ आकर अपना सेटअप करे। ये एक बिल्कुल, अगर कोई स्टोर या ग्रुप्स वैल्यू चेन पूरी की पूरी चलाएगा तो वो उसको कंट्रोल कर पाएगा। अभी देयर आर टू मेनी प्लेयर्स और हमारा रेगुलेटरी सिस्टम कमजोर है। और जो फाइनल चीज अकाउंटेबिलिटी की बात है, जैसे कि तो मीडिया कहां तक कर लेगा,
ये जब तक कंज्यूमर्स की अपनी सेल्फ रेगुलेटरी नहीं खड़े होंगे तो ये अकाउंटेबिलिटी सिस्टम के अंदर, जैसे यहाँ पे सुनहरी साहब कह रहे हैं वो डैशबोर्ड बनाया है जो कीमतें बताएगा, लेकिन उस कीमतों को देख के जब तक लोग खुद डिमांड नहीं करेंगे और मार्केट से इंटरेक्ट नहीं करेंगे तब तक स्टेबिलिटी मुश्किल है। लेकिन इनको इमीडिएटली वाइड करना चाहिए नेटवर्क और टारगेटेड सब्सिडी के जो इनके पास अभी मैकेनिज्म्स है, बजाय इसके कि जैसे मैंने कहा लीकी बकेट में और पैसा डाल दें, ये आप लोगों तक पहुंचाइए, ना उनको लाइनें लगानी पड़ेगी, चाहे भी 10 रुपए महंगा ले लें लेकिन उनको मिलेगा तो सही है। लेकिन ये आप साहब कि ये जो जिस तरह अभी हारून साहब भी कहते हैं कि पॉपुलिस्ट मूव है बेसिकली, ये 7-8 अरब रुपए रख देते हैं और जिस तरह आप कह रहे थे कि इसको खत्म तो नहीं कर सकते, शायद शिकायतों की हुकूमत ने खत्म कर दिया। आइंदा सुनील साहब इसके बारे में अभी जो पॉइंट्स हारून शरीफ साहब ने बताया, इनकी रोशनी में आगे हैं हुकूमत के प्लान्स में कि इन द शॉर्ट टर्म इन द लॉन्ग टर्म कि किस तरीके से इन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट किया जाए कि रिटेलर्स भी आ जाएं इस नेटवर्क में और दीगर जो मार्केट मैकेनिज्म है, मार्केट एफिशिएंसी को इंप्रूव किया जाए, हुकूमत काम कर रही है इस सिलसिले में? सुनील साहब देखिए सफेद सबसे जो फियर ऑफ अननोन था वो तो आपका करेंसी मार्केट का था ना। तो जब आप रुपए को ओपन मार्केट में ट्रेड होने देते हैं और रुपया खुद ब खुद वो उसकी जो भी एक नेचुरल फ्लक्चुएशन आने के बाद स्टेबल हो जाता है।